हेलो दोस्तों, मैं मित्र त्रिपाठी आपके अपने चैनल माई गुरु में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप अभी पिछले वीडियो से देख रहे थे कि हमारी ज्योग्राफी की एक श्रृंखला चल रही थी, जिसमें अभी हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए, जिसमें हम लोगों ने मिट्टियां या सॉइल कवर किए, भारत की नदियां और जल यातायात के बारे में कवर किया है। आज दोस्तों आपको एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक का नाम है भारत की झीलें। ठीक है, इंडियन लेक्स। तो आज हम इंडियन लेक्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला है हेडिंग, मैंने जैसा भी आपसे बताया, तो ये हेडिंग ही उसका बयान कर रही है कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की झीलें, इंडियन लेक्स। दोस्तों, लेक्स का निर्माण किस प्रकार से होता है? लेक्स का निर्माण दोस्तों दो प्रकार से होता है। ठीक है, या तो वह तटीय होंगी और या मैदानी क्षेत्रों में होंगी। ठीक है, तो इनका निर्माण होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बदलने वाले परिवर्तनों के खिलाफ। तो किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं या क्या क्या प्रकार की झीलें होती हैं, इसका भी आपको जिक्र करेंगे। पर पृथ्वी में अचानक से वर्षा जल द्वारा या किसी नदी द्वारा या किसी अन्य सोर्सों से अगर जल एकत्र हो जाए, तो यह एकत्र जल ही दोस्तों झील का निर्माण करता है। तो झील वास्तव में क्या हम झीलों को कहेंगे? झीलों को हम कहेंगे कि वास्तव में जल का एक स्रोत, वो किस प्रकार से बनती है, कैसे कैसे बनती है, वो हम अभी अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, देश की अधिकांश झीलों की स्थिति उत्तर के पर्वतीय मैदान में ही सीमित है। ठीक है, दक्षिणी मैदानों में दोस्तों झीलों का निर्माण इसलिए कम होता है क्योंकि दक्षिणी जो एरिया है, भारत का दक्षिणी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वह पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र होने की वजह से वहां झीलों का निर्माण कम हो पाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं। समुद्र तटीय झीलों को ही दोस्तों लैगून झीलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देश में मिलने वाली विभिन्न झीलें निम्नलिखित हैं या निम्नलिखित प्रकार की हैं। तो झीलों के बारे में अभी मैंने आपसे क्या बताया कि झीलें जो हैं वो वास्तव में कुछ और न होकर जल का संचय है। अब देश में किस किस प्रकार की झीलें मिलती हैं, कहां कहां मिलती हैं, इसका हम लोग एक विवरण में देखते हैं। पहला दोस्तों, पहली झीलों को कहा जाता है विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें दोस्तों उन झीलों को कहा जाता है कि अगर पृथ्वी के निर्माण में बड़े भाग के धंसने या उठने से इन झीलों का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको चित्र में दिखाता हूं कि ये एक भाग है, ये पृथ्वी का कोई भाग है, अचानक से इसका एक भाग नीचे की ओर धंस जाता है या कोई भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, तो यहां जो जल का भराव होगा, ठीक है, इस तरीके से, और एक झील का निर्माण करेगा या यहां, इन्हें कहा जाता है विवर्तनिक झील। ठीक है, ऐसी झीलें कहलाती हैं विवर्तनिक झील। अर्थात विवर्तनिक झीलें उन झीलों को कहा जाता है कि पृथ्वी का या तो हिस्सा कोई दब जाए अचानक से या कोई हिस्सा अचानक से ऊपर की ओर उठ जाए, तो ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं? विवर्तनिक झील। ठीक है, विवर्तन क्रिया का प्रभाव इस पे होता है, यही है विवर्तन क्रिया की, या तो कोई हिस्सा अचानक से धंस जाए और या कोई हिस्सा अचानक से उठ जाए। मैं जब आपको अभी घाटियां पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। वास्तव में रिफ्ट वैली भी इसी प्रक्रिया का एक परिणाम है कि पृथ्वी का कोई हिस्सा अचानक से धंस जाए या अचानक से उठ जाए, तो वह रिफ्ट्स का निर्माण या भ्रंश का निर्माण करता है। तो यह भी एक प्रकार की विवर्तनिक झीलें, इसी प्रकार की झीलें। दोस्तों, कश्मीर की जो वुलर झील है, जो झेलम नदी पर स्थित है, वह इसी प्रकार की एक झील है। ठीक है, वुलर झील जो है वह इसी का एग्जाम्पल है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील ही है, ये याद रखिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी भारत में जो झील है, जिनको लैगून झीलें भी कहते हैं, वह है चिल्का झील। चिल्का भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और वुलर झील जो है वह मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। आपने दोस्तों झेलम नदी की पे एक परियोजना सुनी होगी, वह परियोजना इसी पे बनी गई, इसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की स्थापना का इसलिए भी प्रयास किया गया ताकि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वहां पर मल्टी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इसका प्रयोग वहां पर सिंचाई के लिए भी किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी किया जाता है, व जल विद्युत के निर्माण में। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना का उद्देश्य एक जम्मू कश्मीर राज्य को मुख्य धारा से जोड़ना भी था, ताकि वह इन सब सुविधाओं को प्राप्त करते हुए मुख्य धारा से जुड़ सके। तो तुलबुल परियोजना जो है वो इसी वुलर झील में है, जो वास्तव में एक विवर्तनिक झील का ही एग्जाम्पल है। गाय के खुर
की आकृति होने के कारण वूलर झील को गोखुर झील भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैं अभी आपको इस टॉपिक को खत्म होने के बाद, बिल्कुल जैसे नदियों के टॉपिक मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे, मैं इसके भी एमसीक्यू कराता चलूंगा, ताकि जब आप टॉपिक पढ़ें तो आपको ये अच्छे से पता हो कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वास्तव में क्या उस टॉपिक से किसी भी इम्तिहानों में या एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम्स में उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं तो वास्तव में क्या प्रश्न बनते हैं। अच्छा, इस प्रकार के एमसीक्यू करने से हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दोस्तों जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हम टॉपिक में उस जगह पर ज्यादा हिट कर पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या देखना है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, पर आप याद रखिएगा, मैं आपसे इस बात को जिक्र भी करता हूं कि किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ कुछ टैक्टिक्स भी लगती हैं। दोस्तों ताकत जो होती है वो शेर और गैंडे दोनों लगाते हैं, पर आपको पता है ना कि जंगल में राज कौन करता है? शेर, ना कि गैंडा। ठीक है, क्यों? क्योंकि शेर ताकत के साथ साथ टैक्टिक्स का भी प्रयोग करता है और गैंडा सिर्फ ताकत का। तो हमें क्या करना है? हमें शेर बनना है, ना कि गैंडा या राइनोर्स। ठीक है, तो हमें टैक्टिक्स का भी यूज करना है। और टैक्टिक्स ये कहती हैं कि हम टॉपिक पढ़ते पढ़ते अगर एमसीक्यू भी देखते चलते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि फलाने टॉपिक से, भाई इस टॉपिक से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बनते हैं, तो हम वहां पे अंडरलाइन या हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंने पर्सनल देखा है कि गोखुर झील जो है वो किस झील को कहा जाता है। ठीक है, तो गोखुर झील जो है वो गाय के खुर के आकृति की होने के कारण इसे कहा जाता है, और वो कहा जाता है वूलर झील। तो वूलर झील जो है दोस्तों, उससे कई प्रश्न बन सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। प्रश्न नंबर 1, भारत की प्रमुख विवर्तनिक झील कौन सी है? तो आप उसको क्या जवाब देंगे? भारत की प्रमुख विवर्तनिक झील है वूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा इससे क्वेश्चन बनता है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई बताया गया भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह झील है वूलर झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर की झील वूलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न इससे बनता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि विवर्तनिक झीलें हो गई, तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित की गई है? तो आप बता सकते हैं तुलबुल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर की वूलर झील में स्थित की गई, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा दुनिया से भी अगर पैरेलल करता चलूं, थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो याद रखिएगा दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह है सुपीरियर। ये स्थित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप इसको ऐसे कंपैरेटिव पढ़ के चलिएगा कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भाई कहा गया भारत में मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील का आप जिक्र करोगे तो वह है वूलर झील, और अगर आप दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का जिक्र करोगे तो वह झील है सुपीरियर झील। ठीक है, जो कहां स्थित है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगली जो झील का प्रकार है दोस्तों, यह है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। अभी आपको एक प्रश्न भी मैंने इसमें बताया था कि देखिए लूनार झील एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील के बारे में आपको बताया कि जो ज्वालामुखी होते हैं एक्चुअल में उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है, यह इसकी प्रारंभिक प्रक्रिया जो होती है ज्वालामुखी की, वह इस प्रकार होती है कि मान लीजिए पृथ्वी की ये दो प्लेटें हैं जो आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, और ये प्लेटों के बीच में जो क्रैक आया, इससे लावा का उद्गार होता है। किसका उद्गार होता है? लावा। और ये लावा इकट्ठा होते हुए कई सालों में पर्वत का आकार ले लेता है। ठीक है, पर्वत का। और इस पर्वत में यह अपने लिए एक स्थान बना लेता है जहां से लावा बाहर निकलता रहता है, लावा। और इस स्थान को कहा जाता है वोल्केनो पाइप, और यह कहलाता है क्रेटर। तो जब ज्वालामुखी, दोस्तों ज्वालामुखी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिनसे वर्ष भर उद्गार निकलता रहता है, या हमेशा आप इन ज्वालामुखी को जब भी देखेंगे तो इनके क्रेटर से गर्म दहकता हुआ लावा निकलता रहता है। दूसरे जो ज्वालामुखी होते हैं इन्हें कहा जाता है सुसुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है, तो डॉर्मेंट, सॉरी। तो ये जो वोल्केनो होते हैं ये सुसुप्त होते हैं, ये सो रहे होते हैं, और इनसे अचानक से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद अचानक से लावा का उद्गार होता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी कहलाते हैं दोस्तों एक्सटेंट, डेड, यानी मृत ज्वालामुखी। ये वह ज्वालामुखी होते हैं जिनसे अब उद्गार नहीं होता। तो ऐसे ज्वालामुखियों के इस क्रेटर में पानी भर जाता है, वो वर्षा का जल भर जाता है, वर्षा जल का भराव हो जाता है।
और वह वर्षा जल भरकर झील का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? झील का। ऐसी ही झीलें कहलाती हैं क्रेटर झील। क्या कहलाती हैं? क्रेटर झील। तो ज्वालामुखी की जो क्रिया है उससे जो निर्मित झीलें होती हैं वो कहलाती हैं क्रेटर झील। महाराष्ट्र में दोस्तों एक प्रमुख झील है, इसका नाम है लोनार झील। वहां के बुल्ढाना जिले पे स्थित है। तो जो लोनार झील है वो एक प्रमुख क्रेटर झील भी है। क्रेटर झील की दोस्तों कुछ और खासियत होती हैं। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा आपको पता है प्रेजेंस होती है सल्फर की। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती। तो सल्फर की प्रेजेंस होने के कारण इन झीलों में या इन झीलों के जल में सल्फर की मात्रा अधिक होती है। सल्फर यानी गंधक जिसको बोलते हैं, सल्फर या गंधक की मात्रा अधिक होती है। तो आपको पता है कि जो गंधक होता है ये त्वचा रोगों में भी काम आता है। तो भारत में इन झीलों का जल का प्रयोग लोग त्वचा रोगों में भी करते हैं, यानी त्वचा के जो रोगी होते हैं वह इस झील के जल से स्नान करके या इस टाइप की झीलों के जल के स्नान से करके अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। और उसका रीजन यही है सल्फर, सल्फर की प्रेजेंस। तो लोनार झील एक किसी प्रकार की क्रेटर झील है। चलिए अगला जो है वह है लैगून झीलें। लैगून झीलें दोस्तों उन्हें कहा जाता है जो खारे जल से बनी होती है। लैगून झील जो है वह खारे जल की झील कहलाती हैं। इन झीलों का निर्माण जो दोस्तों है, इन झीलों का निर्माण होता है धीरे धीरे समुद्र का जल रिस कर। देखिए ज़्यादातर इन झीलों का निर्माण जो हुआ है, ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, कंफर्म नहीं कि सारी झीलों का निर्माण हुआ है, अंदर भी झीलें हैं, पर ज़्यादातर इस टाइप की झीलें समुद्र तटीय एरिया में मिलती हैं। तो समुद्र तटीय एरिया में होता क्या है दोस्तों, जो समुद्र का पानी होता है वो धीरे धीरे रिस रिस कर इन झीलों में एकत्र हो जाता है। और समुद्र का पानी आप जानते हैं कैसा होता है, तो समुद्र का पानी होता है खारा। तो इन झीलों में भी लैगून या खारी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो ये झीलें समुद्र के जल के रिसाव से बनी हुई झीलें, ठीक है। इसीलिए ये भारत की कुछ प्रमुख खारी झीलें हैं, जिनमें इनमें सबसे बड़ी जो खारी झील है वह है चिल्का। चिल्का उड़ीसा में स्थित एक लैगून झील है जो उड़ीसा के तटीय एरिया में पाई जाती है। ये इस जगह स्थित है चिल्का, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारी लैगून झील है, ठीक है। और इतनी बड़ी होने के कारण इंडियन नेवी ने इसको अपने लिए यूज़ करती है। इंडियन नेवी यहाँ पर अपना ट्रेनिंग वगैरह, अपने जो सेलर्स वगैरह होती है उनकी ट्रेनिंग वगैरह भी यहीं कराती है चिल्का में। तो जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून यानी खारी झील। तो आप इसको याद रखिएगा, लैगून झीलें जो है वो खारी झीलें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य लैगून खारी झीलें हैं उनमें है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है दोस्तों वो इसके थोड़ा सा नीचे आंध्रा में स्थित है। यहीं पर दोस्तों श्रीहरिकोटा आपने सुना होगा, जहां से भारत के सभी अंतरिक्ष कार्यक्रमों का समन्वयन होता है। तो वह श्रीहरिकोटा इसी पुलिकट झील में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा नामक द्वीप कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा नामक द्वीप पुलिकट में झील में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ती है, सीमावर्ती में। अगली जो झील है दोस्तों है वो है अनाईमुडी या अष्टमुडी झील। यह अष्टमुडी झील जो है वह केरल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? केरल में, ठीक। इसका नाम है अष्टमुडी। यह भी एक लैगून झील है, खारी झील है। अगली झील है कोलेरू। कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी एक खारी झील है। सांबर, सांबर राजस्थान। सांबर झील इसलिए भी प्रसिद्ध है कि सांबर भारत की चिल्का के बराबर बड़ी तो नहीं है, पर भारत में दोस्तों जो नमक का उत्पादन होता है उसमें लगभग 30 से 35% नमक का उत्पादन अकेले सांबर झील से होता है। तो भारत में सांबर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है और ये नमक के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। ये अंतःस्थलीय झील इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि झीलें जो लैगून झीलें हैं वह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो तटीय क्षेत्रों में भी, अंतःस्थल यानी लैंड लॉक्ड एरिया में भी स्थित है, ठीक है। तो लैंड लॉक्ड एरिया में भी, तो सांबर एक ऐसे ही लैंड लॉक्ड एरिया में स्थित है, क्योंकि सांबर झील जो है वह कहीं भी समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं है। तो सांबर झील जो है वो एक लैगून झील भी है और तटीय झील भी नहीं है। तो ऐसी झीलों को दोस्तों कहा जाता है अंतःस्थलीय, यानी स्थल के अंदर स्थित, ठीक है।
तो आप सांबर के बारे में याद रखेंगे, वहां पे कई ऐसे और भी झील हैं, सांबर है, लूनकरनसर है, तो वह सब अंतःस्थलीय झीलों का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। हिमानीकृत झीलें जो होती हैं दोस्तों, इन्हें आप ग्लेशियर झीलें भी कह सकते हैं। हिमानी शब्द का निर्माण हिम से हुआ है। ग्लेशियर पिघल कर एक जल एकत्र करते हैं और इन झीलों का निर्माण करते हैं। खासतौर से जो माउंटेन हिल एरिया होते हैं उनमें इसी प्रकार की आप झीलों का, नौकुचिया झील वगैरह जैसे उत्तराखंड की है, ये सब झीलें हिमानीकृत झीलें हैं, यानी ग्लेशियर से बनी झीलें हैं। ठीक है, तो आप जितनी भी झीलें आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाएंगे वह सारी हिमानीकृत झीलें ही होंगी। याद रखिएगा ये, अगर कोई कंफ्यूजन हो कि भाई ये हिमानीकृत झीलें कहाँ हैं, तो आप याद रखिएगा हिमानीकृत का मतलब होता है हिम से बनी हुई, और हिम कहाँ होगी, आपको पता है कि हिम होगी पृथ्वी तल से कम 3200 मीटर की से ऊंचाई की हाइट पे। तो इतनी हाइट दोस्तों हमें कहाँ मिलेगी, जाहिर सी बात है कि हिमालय में ही मिलेगी। तो जो हिमाचल के क्षेत्र होंगे या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में जो पाई जाएगी वो कैसी होंगी, हिमानीकृत। देखिए लिखा भी है, कुमाऊं हिमालय की अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं। ठीक है, जिसमें राकसताल, ठीक है, नैनीताल, सामताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, समताल, पूनाताल, मालवाताल, रूपकुंड, यानी इसको कंकाल झील के भी नाम से जानते हैं। जिसमें कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। भीमताल, ये अल्मोड़ा के पास पड़ती है। नैनीताल के बारे में दोस्तों आप लोगों ने सुनी रखा होगा, यहाँ बहुत सारी और भी झीलें, नैनीताल है, तल्लीताल है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हिमानीकृत झीलों के। राकसताल या राक्षसताल, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। यहां से दोस्तों सतलज नाम की आपको बताया गया था एक प्रमुख नदी निकलती है, तो वह नदी इसी झील से निकलती है, राकसताल से। ठीक है, तो आपको अभी तक आपने कितनी प्रकार की झीलों के प्रकार पढ़े। पहला विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें किसको कहते हैं, कि कोई हिस्सा दब जाए या कोई हिस्सा अचानक से उठ जाए तो ऐसी झीलें कहती हैं विवर्तनिक झीलें। ठीक है, ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं, विवर्तनिक झीलें। तो मैंने एक आपको एग्जांपल भी बताया, कश्मीर की वुलर झील। ठीक है, वो कैसी झील है, विवर्तनिक झील। अगली प्रकार की झीलों आपको जो बताई गई वो थी ज्वालामुखी निर्मित झील, अर्थात ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है उसमें जल के संचयन द्वारा किसी भी झील का अगर निर्माण हो जाए तो उसे ज्वालामुखी निर्मित झील भी कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र के बुड़वाना जिले में स्थित लोनार झील जो है वो एक उसी प्रकार की प्रमुख झील है। ठीक है, अगली प्रकार की जो झीलें हैं वो बताई गई दोस्तों आपको हिमानीकृत झीलें। हिमानीकृत या ग्लेशियर झीलें उन झीलों को कहा जाता है जिन झीलों का निर्माण ग्लेशियर के जल से पिघल के हुआ हो, अर्थात ग्लेशियर के जल ने पिघलकर इन झीलों का निर्माण किया हो। तो आपको बताया गया कि हिमालय का क्षेत्र, खासतौर से कुमाऊं हिमालय हो या गढ़वाल हिमालय हो, जिसमें कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र खासतौर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो जो हिमालय का क्षेत्र है इसकी अधिकांश झीलें इसी प्रकार की हैं, जिसमें राकसताल, नैनीताल, ठीक है, समताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, ठीक है, और समताल, पूनाताल, रूपकुंड आदि इसी प्रकार की झीलें हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनको आपको याद रखना है, उनमें से एक राक्षसताल या राकसताल, क्योंकि इससे कौन सी नदी निकलती है, सतलज। ठीक है, अगला जो है वो आपको याद रखना है इसमें दोस्तों भीमताल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये अल्मोड़ा के पास स्थित है। ठीक है, अगला जो है नौकुचिया ताल के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअली में नौकुचिया ताल कहाँ है। तो याद रखिएगा नौकुचिया ताल जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगली प्रकार की झीलें दोस्तों वायु द्वारा निर्मित झीलें। ठीक है, वायु द्वारा जो निर्मित झीलें हैं ये वास्तव में अपर्दन की क्रिया द्वारा बनी झीलें, कि वायु द्वारा एक क्षेत्र को अपर्दित कर दिया गया, उस क्षेत्र से मिट्टी को हटा दिया गया वायु द्वारा, है ना, इस तरह से, और इसमें वर्षा जल के संचयन द्वारा इन झीलों का निर्माण हुआ। तो वास्तव में ये झीलें अपर्दन की क्रिया के दौरान बनी हैं। ठीक है, इसमें आप राजस्थान की सांभर झील, डीडवाना, पंचप्रधा, लूनकरनसर आदि झीलों को कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें लवणी झीलें या खारी झीलें प्रमुख हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत का जो 40% नमक है
वह अकेले सांभर से, राजस्थान में सांभर जो झील है उससे ही अकेले 40% जो नमक है वह प्रदान होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने पढ़ा झीलों के कुछ प्रमुख प्रकार। ठीक है, कि कितने प्रकार की झीलें आपको बताई गई। पहला मैंने आपको बताया विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें उन झीलों को कहा जाता है कि बताया आपको पृथ्वी का कोई हिस्सा अचानक दब जाए या अचानक उठ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, विवर्तन। और इस प्रकार से बनी झीलें क्या कहलाती हैं, विवर्तनिक झीलें। एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया, राजस्थान जम्मू कश्मीर की वुलर झील। वुलर झील के बारे में आपको मैंने क्या बताया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का। उसी प्रकार से भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह है वुलर। और मैंने इसके कंपैरिजन में आपको बता दिया था कि अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह है सुपीरियर, जो कहाँ स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और भारत में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है वुलर, वो विवर्तनिक झील का ही एक एग्जाम्पल है। अगले प्रकार की आपको बताई गई ज्वालामुखीकृत झीलें। मैंने बताया कि ज्वालामुखीकृत झीलें उन झीलों को कहा जाता है जो वास्तव में क्रेटर में जल के भराव के कारण बनती हैं, कि क्रेटर में जल भर गया और झीलों का निर्माण हो गया, तो ऐसी झीलें कहलाती हैं क्रेटर झील। इनका निर्माण ज्वालामुखी की मृत होने के बाद ही होता है। तो आपको बताई गई महाराष्ट्र के बुड़वाना जिले में स्थित एक प्रमुख झील जिसका नाम है लोनार झील। तो लोनार झील जो है वो भारत के एक प्रमुख क्रेटर झील का उदाहरण है। तीसरे प्रकार की जो झील है वो बताई गई आपको हिमानीकृत झील। ठीक है, ग्लेशियर झील है, अर्थात इनका निर्माण जो ग्लेशियर के पिघलने से हुआ है, ग्लेशियर पिघल रहा है और इन नदियों का इन झीलों का निर्माण करता है। अगले प्रकार की जो झीलें हैं, मैंने इसमें आपको बताया कि कुमाऊं हिमालय की जो झीलें हैं वह ग्लेशियर झीलें ही हैं। आप ऊंचाई पर जैसे जाएंगे, जितनी भी ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ सारी निर्मित झीलें कैसी कहलाती हैं, ग्लेशियर रिवर, ग्लेशियर झीलें या लेक्स कह सकते हैं। अगले प्रकार की जो आपको बताई गई वह अपर्दन के फलस्वरूप बनी हुई वायु निर्मित, ठीक है, जिसमें आपको बताई गई खासतौर से खारी झीलें। और जो अगले प्रकार का था, अगला जो नेक्स्ट प्रकार था वो थी लोनार झील। ठीक है, सॉरी लोनार कह रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको लैगून झील या अनूप झील भी कहते हैं। तो लैगून झीलें दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये तटीय क्षेत्रों में और अंतःस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। खारे जल से बने होने के कारण इन्हें लैगून भी कहा जाता है, खारे जल से परिपूर्ण होती हैं। उसमें आपको एक उदाहरण भी दिया गया कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का है, वह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जिस प्रकार वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसी प्रकार वह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो अगला जो है वो था वायु निर्मित, उसमें भी बताया गया आपको ये लमड़ी झीलें हैं। अब झीलों के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। उकाई जो है, इसी में उकाई परियोजना का भी निर्माण किया गया है, जो भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है, यह प्रमुख मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील आप समझ सकते हैं, मानव निर्मित झील का अर्थ यह होता है ना तो ये विवर्तनिक झील है, याद रखिएगा। मैंने अभी जो आपको झीलों के 5 उदाहरण बताए वह प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें हैं। मानव निर्मित झीलें हैं कि भाई आप मोटा मोटा जानते हैं एग्जाम्पल कि एक गड्ढा खोदा, पानी भर दिया, दैट इज कॉल्ड लेक या झील। ठीक है, तो यह उकाई झील जो है मानव निर्मित झील है, ना कि उन 5 झीलों का एग्जाम्पल है। आप भाई ये भी आप कह सकते हैं कि सर अभी आपने जो 5 झीलें बताई उनमें मानव निर्मित झील नहीं बताई। तो दोस्तों आपको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही, यानी जियोग्राफी बात समझ रहे हैं। तो जो पृथ्वी में आंतरिक चेंजमेंट आए वो इन 5 प्रकार की झीलों से, और ये मानव निर्मित झील है। तो ये क्वेश्चन आप अगर पूछते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि उकाई जो है वह मानव निर्मित भारत की एक प्रमुख झील है। अगला है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर व गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित झीलें। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न पूछते हैं। ये इस प्रकार से पूछते हैं कि राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर या गांधी सागर ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये सब चंबल नदी पर है और लगभग सभी तीनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, अगला है गोविंद सागर, हिमाचल में भाखड़ा नदी के पीछे बना विशाल झील है। तो दोस्तों जो गोविंद सागर है वह वास्तव में भाखड़ा नांगल का रिजर्वायर है, रिजर्व क्षेत्र है, यानी भाखड़ा नांगल का जो जलाशय है उसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध के बारे में आपको पता ही है कि यह महानदी पर बना
दुनिया का सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम डैम है। मेन स्ट्रीम डैम आप जानते होंगे, ठीक है, सॉरी, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर बना है। अगला है पेरियार। पेरियार झील, यह भी एक कृत्रिम झील है। इसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर। इस झील से जल से वैगाई नदी को जल प्राप्त होता है। अगर वैगाई नदी में जो जल होता है वह किससे प्राप्त होता है? इसको वैगाई नदी भरती है, यानी ठीक है, वैगाई नदी का जल द्वारा ही इसको भरकर तैयार किया जाता है, क्योंकि यह भी एक कृत्रिम झील है, अर्थात दोस्तों ये मानव निर्मित झील है, ठीक है। अगला है दोस्तों नागार्जुन सागर, बहुत महत्वपूर्ण। कृष्णा नदी पर निजाम सागर, मंजरा नदी पर तुंगभद्रा और तुंगभद्रा द्वारा निर्मित मानव झील है, ठीक है। नागार्जुन सागर आंध्रा में स्थित है, कृष्णा नदी पर निजाम सागर है और मंजरा नदी एवं तुंगभद्रा नदी पे स्थित कुछ मानव निर्मित झीलें, जिसमें नागार्जुन सागर बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना, पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और अगला है निजाम सागर, तो यह भी आंध्र प्रदेश में ही है, और दोनों किस पे बने हैं? नागार्जुन सागर दोस्तों कृष्णा नदी पे और निजाम सागर मंजरी नदी पे। किस पे बनी है? मंजरा नदी या मंजरी नदी पे, ठीक है, जो इसकी एक सहायक नदी है। अगला है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के बीच में। सोन की नदी सहायक नदी रिहंद पे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में इसके ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया गया है इसी रिहंद पर, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वह कहाँ पर स्थित है? रिहंद के रिजर्वायर के रूप में है, और वह आधा उत्तर प्रदेश में और लगभग थोड़ा पार्ट उसका छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, ठीक है। और इस पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है अनपरा, तो अनपरा की यूनिट इसी में सोनभद्र पे लगाई गई है। अगला है स्टेनले। स्टेनले जलाशय जो है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी पे बनाया गया है, ठीक है। किस पे बना है? कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा गिरने वाला झरना है, जिसको जोग या गारसोप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जोग या गारसोप्पा। इसका वर्तमान में नाम दोस्तों बदल गया है, इसको महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान नाम इसका महात्मा गांधी प्रपात भी है। यह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झरना। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के एग्जामों में, कि भाई भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झरना कौन सा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, खासतौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो इसको चेक करता है कुची कला। तो उसका पूछने का तरीका ये हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जो कुची कला झरना है, ठीक है, वह एक साथ नहीं गिरता, वैसे टुकड़ों में गिरता है तो वह सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर पूछा जाए ऊंचाई से एक साथ गिरने वाला, तो फिर वो 269 मीटर का कुची कला ही है, ठीक है। वरना एशिया के संदर्भ में तो कुची कला दूसरे स्थान पे इसकी 455 मीटर है, पर 455 मीटर वह एक साथ ना गिर के बाई स्टेप गिरता है। जबकि इसकी तुलना में जो जोग या गारसोप्पा है, जिसे महात्मा गांधी प्रपात भी कहा जाता है, ये कर्नाटक में दोस्तों में शरावती नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? शरावती नदी। तो ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत पूछा जाता है, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि जो शरावती नदी पर बना जोग या गारसोप्पा है, वह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर एक स्थान से गिरने वाला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झरना। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई से एक स्थान पर गिरने वाला झरना, तो उसका जवाब हमेशा क्या होगा? वह होगा जोग या गारसोप्पा 269 मीटर पर अगर दोस्तों टोटल हाइट की दृष्टि से देखें तो फिर इसकी ऊंचाई 455 मीटर के दृष्टि से अगर आप देखें तो फिर ये हो जाता है कुची कला, ठीक, कि कुची कला जो है उसकी ऊंचाई तो 455 मीटर पर वह एक साथ न गिर के बाई पार्ट गिरता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था, इससे दोस्तों प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसका आपसे जिक्र करना चाहिए, ठीक है। अगली कुछ झीलें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बहुत पूछते हैं। अभी पुलिकट झील का दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल ले ही रहे थे कि यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। महत्वपूर्ण यह है कि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ये 350 मीटर के क्षेत्र में फैली हुई नदी है, ठीक है, झील है। और मैंने अभी आपको बताया था कि तटीय लैगून झील है। कैसी झील है?
तटी लैगून झील। लैगून झील का मतलब होता है खारा, और उसमें तटी का मतलब होता है ये तट पर है, ना कि इंटरलॉक्ड या अंदरूनी क्षेत्र में। मैंने आपको यह भी बताया था कि श्रीहरिकोटा नाम का एक द्वीप जो है वह इसी में स्थित है, और इसी श्रीहरिकोटा नामक द्वीप पर मैंने बताया था भारत के लिए क्या बनाया गया, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, VSSR।